नमस्ते दोस्तों, आज हम ऐसे ड्रग के बारे में जानकारी लेने वाले हैं जो हार्ट फेलियर यानी जब भी हमारा जो दिल है वो काम करना उसका कम हो जाता है तब हम ये ड्रग का यूज़ करते हैं और ये ड्रग का नाम है डोपामिन। दोस्तों 10 दिन पहले मैंने एक पोल किया था जिसमें मैंने पूछा था कि कौन से ड्रग के बारे में आप चाहते हैं कि मैं बात करूं और उसमें से 60% लोगों ने कहा था कि मैं डोपामिन के बारे में बात करूं। तो दोस्तों आपकी इच्छा का सम्मान रखते हुए आज मैं डोपामिन के बारे में बात करने वाला हूं। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है फंडा मेडिकल में, जहां पे हम मेडिकल साइंस के फंडामेंटल्स को क्लियर करते हैं। तो दोस्तों चलिए। तो दोस्तों आज जो ड्रग डोपामिन हम देखने जा रहे हैं वो नॉर्मली भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है एक केमिकल के फॉर्म में, और इसीलिए हम इसे एक एंडोजिनस केमिकल भी कहते हैं। तो मेनली ये जो डोपामिन है ये दो जगह पे हमें मिलता है। पहला है ब्रेन में और स्पेसिफिकली बेसल गैंग्लिया में, और दूसरा जो है वो एड्रिनल ग्लैंड में। जो डोपामिन बेसल गैंग्लिया में प्रेजेंट रहता है वो काम करता है एक न्यूरोट्रांसमीटर का, और जो डोपामिन एड्रिनल ग्लैंड में मिलता है वो काम करता है एक हार्मोन का। अब हम आते हैं डोपामिन ड्रग पे। तो जो ड्रग हमें एक एम्प्यूल में मिलता है वो है एक 5 ml की एम्प्यूल इस प्रकार से हमें मिलती है, और इसमें जो ड्रग रहता है वो रहता है डोपामिन हाइड्रोक्लोराइड, और एक 5 ml के एम्प्यूल में हमें 200 मिलीग्राम डोपामिन हाइड्रोक्लोराइड मिलता है। तो दोस्तों इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो इसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि इट इज ए डायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक। डायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक, इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों हम जैसे जानते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो दो टाइप की होती है। एक है सिंपैथेटिक और एक है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसके जो रिसेप्टर्स है वो मेन है अल्फा और बीटा, और पैरासिम्पैथेटिक की जो रिसेप्टर्स है वो मेनली है मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स और निकोटिनिक रिसेप्टर्स। तो दोस्तों आपको ये रिसेप्टर्स पता होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये रिसेप्टर पे भी एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो दोस्तों अभी जो ड्रग्स अल्फा और बीटा ये रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं सिंपैथोमाइमेटिक। माइमेटिक का मतलब है मिमिक्री करना यानी नकल करना। तो जो भी ड्रग्स सिंपैथेटिक की नकल करते हैं और अल्फा और बीटा ब्लॉकर पे एक्ट करते हैं उन्हें कहते हैं सिंपैथोमाइमेटिक। अभी डायरेक्टली एक्टिंग क्या है? डायरेक्टली एक्टिंग मतलब जो ड्रग डायरेक्ट अल्फा और बीटा जो रिसेप्टर्स है उन पे जाके अपनी एक्शन दिखाते हैं या उन्हें स्टिमुलेट करके हम अपनी एक्शन दिखाते हैं, उन्हें कहते हैं डायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक। और ये जो डोपामिन है ये इसी प्रकार का एक ड्रग है, और इसकी खासियत जो है डोपामिन की कि इसकी जो एक्शन है इट इज डोज डिपेंडेंट। तो जैसे जैसे इसका डोज बढ़ता है वैसे वैसे जो रिसेप्टर्स ये ड्रग स्टिमुलेट करता है वो रिसेप्टर्स भी धीरे धीरे बदलते जाते हैं। तो जब ये ड्रग हम यूज करते हैं ये डोज पे, दैट इज 1 to 5 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट, तो ये स्टिमुलेट करता है D1 एंड D2, ये कहलाते हैं डोपामिन रिसेप्टर्स। और ये कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं किडनी और मेसेंट्रिक वेसल्स, इसमें ये हमें रिसेप्टर्स मिलते हैं। जब इसका डोज थोड़ा बढ़ जाता है यानी 5 to 10 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट ये ड्रग हो जाता है, ये डोज हो जाता है, तो इसका एक्शन शुरू हो जाता है बीटा 1 रिसेप्टर पे। तो बीटा 1 रिसेप्टर हमें मिलता है हार्ट में। तो जब भी बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया जाता है तो क्या एक्शन मिलती है? इंक्रीज आयनोट्रोपिक एक्टिविटी, यानी हार्ट जो है वो जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है। और दूसरा है इंक्रीज क्रोनोट्रोपिक, यानी उसका जो रेट है हार्ट रेट, समझो हार्ट रेट 60 है तो फिर वो 70 हो जाएगा। तो इस प्रकार उसकी आयनोट्रोपिक और क्रोनोट्रोपिक एक्टिविटी बढ़ जाती है बीटा 1
ये रिसेप्टर स्टिमुलेट होने से। अगर और डोज डोपामिन का बढ़ गया यानी 10 to 20 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट हो गया तो फिर ये एक्ट करेगा अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे, और अल्फा 1 जो रिसेप्टर्स है वो रहते हैं ब्लड वेसल्स में। और जब भी अल्फा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं तो होता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी जो ब्लड वेसल्स है वो सिकुड़ जाते हैं और उससे फिर बढ़ जाता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस और उससे अल्टीमेटली फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इस प्रकार ये डोपामिन की खासियत है कि जैसे जैसे उसका डोज बढ़ते जाता है वैसे वैसे वो जो रिसेप्टर्स है, अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स ये ड्रग स्टिमुलेट करते हुए जाता है और फिर उसके एक्शन उसके हिसाब से चेंज होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है डोपामिन का। तो दोस्तों अब ये जो डोपामिन है इसके यूजेस क्या है, उसके मेनली 3 यूजेस है। जिस प्रकार के 3 टाइप के रिसेप्टर्स ये ड्रग स्टिमुलेट करता है उससे ही हम उसके जो यूजेस है वो डिराइव करते हैं। सबसे पहला है रीनोप्रोटेक्टिव। जब भी ये ड्रग D1 और D2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है तो किडनी की जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाती है, जिसके कारण जो किडनी में जाने वाला जो ब्लड फ्लो है वो इंप्रूव हो जाता है। उससे GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंप्रूव हो जाता है और यूरिन आउटपुट भी इंप्रूव हो जाता है। हमारे टेक्स्ट बुक में ये रीनोप्रोटेक्टिव इफेक्ट दिया हुआ है, इसलिए आप शॉर्ट नोट लिखेंगे या अपनी एग्जाम लिखेंगे तो ये आपने लिखना है। लेकिन क्लिनिकली अभी बहुत सारी जो स्टडीज रिसेंटली हुई है उस पे ये रीनोप्रोटेक्टिव इफेक्ट में उसने क्वेश्चन मार्क लगाया है, लेकिन हम जब हमारी एग्जाम में लिखेंगे तो ये हमें लिखना है। दूसरा उसका यूज है हार्ट फेल्योर में। जब भी हमारा हार्ट कमजोर हो जाता है या उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी कमजोर हो जाती है और जब हम 5 to 10 ये डोज पे ये ड्रग को यूज करते हैं तो बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं और हार्ट फेलियर में फिर हमें इसका फायदा होता है। तीसरा इसका यूज है सेप्टिक शॉक। जब भी सेप्टिक शॉक होता है तो जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाती है और उसके कारण बीपी कम हो जाता है। और जब अल्फा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं तो जैसे मैंने बताया कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होने के बाद पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ के फिर बीपी इंप्रूव हो जाता है, यानी शॉक इंप्रूव हो जाता है। तो इस प्रकार से डोपामिन के ये 3 इंपॉर्टेंट मेन यूजेस है, जिसमें का सबसे मेन यूज है हार्ट फेलियर में। सेप्टिक शॉक में आजकल ये ड्रग ज्यादा यूज नहीं किया जाता और इसमें ड्रग ऑफ चॉइस है नॉरएड्रेनालिन। अब ये ड्रग के एडवर्स इफेक्ट्स क्या है? एडवर्स इफेक्ट्स है इसके हाइपरटेंशन। ये ड्रग अगर बहुत ज्यादा मात्रा में दिया गया तो बहुत ही ज्यादा बीपी बढ़ सकता है। और दूसरा है टैकी अरिथमियास, उसमें टैकीकार्डिया और टैकी अरिथमियास हो सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ड्रग के कोई भी CNS इफेक्ट्स नहीं है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इफेक्ट नहीं है। आप मुझे पूछेंगे कि सर ये तो एंडोजिनस केमिकल है जो बेसल गैंग्लिया यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, तो जब हम डोपामिन पेशेंट को इंजेक्शन के द्वारा देंगे तो CNS इफेक्ट क्यों नहीं होगा? तो इसका मेन कारण यह है कि डोपामिन हाइड्रोक्लोराइड ये जो ड्रग है ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करता, यानी ये ब्लड में से ब्रेन में नहीं जा सकता, इसलिए हमें इसके CNS साइड इफेक्ट्स नहीं दिखेंगे। तो दोस्तों अभी इसका मेटाबॉलिज्म है जो बहुत ही ज़्यादा रैपिड रहता है और इसके मेटाबॉलिज्म करने वाले जो एंजाइम्स है वो है MAO और COMT। ये एंजाइम्स कौन से है ये भी मैं ही बताऊँ? आप भी थोड़ा होमवर्क कर लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि MAO और COMT इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है। तो दोस्तों इसका मेटाबॉलिज्म इतना रैपिड होता है कि कुछ ही मिनटों में ये जो ड्रग है ये उसका एक्शन दिखाना कम हो जाता है। इसका एडवांटेज हमारे लिए ये है कि इसके कारण इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स है वो भी बहुत शॉर्ट लिव्ड रहते हैं और डिसएडवांटेज ये है कि इसके इफेक्ट्स भी बहुत शॉर्ट लिव्ड रहते हैं। इसका हमें इम्पोर्टेंस समझ में आएगा एडमिनिस्ट्रेशन में, जो ये ड्रग पेशेंट को दिया जाता है तो इसका हमें इसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन में इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये कभी भी ड्रग बोलस करके नहीं दिया जाता। ये आपको ध्यान रखना है कि सिरिंज में ड्रग लोड कर लिया और डायरेक्ट बोलस दिया, ऐसा डोपामिन कभी भी दिया नहीं जाता। तो इट इज ऑलवेज गिवन एज इन्फ्यूजन। आइदर आप सिरिंज पंप में सिरिंज लगा के ये ड्रग दे सकते हैं या फिर एक डायल फ्लो लगा के IV सेट के द्वारा दे सकते हैं।
तो दोस्तों ये ड्रग इन्फ्यूजन में इसलिए दिया जाता है कि इसका ये रीज़न है कि इसका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, इसलिए ये कंटिन्यूसली ब्लड में जाते रहना चाहिए ताकि ये अपना इफेक्ट दिखाते रहे। और क्योंकि ये शॉर्ट एक्टिंग है इसलिए इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गिव इट बाय ए सेंट्रल वेनस लाइन। आप सेंट्रल वेनस लाइन से ये ड्रग देंगे तो ये तुरंत सर्कुलेशन में मिक्स हो जाएगा और अच्छी तरह से इसका इफेक्ट ये दिखाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने देखा कि डोपामिन ये जो ड्रग है ये कैसे यूज़ किया जाता है और उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डोज डिपेंडेंट एक्शन। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए और मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको और कौन से ड्रग के बारे में लेक्चर सुनने की इच्छा है। आज के टॉपिक के बारे में आपके मन में कोई प्रश्न है तो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए ताकि मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूं। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।